साथियों नमस्कार। साथियों, दुनिया में एक अलग ही तरीके की रेस लगी हुई है। इस रेस में यूएस और रशिया काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे को टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग अगर इस रेस को एनालाइज करें और हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम इस वक्त दुनिया में एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में हैं। जो कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चला था, ठीक उसी प्रकार की एक स्थिति पैदा होती नज़र आ रही है। 1945 से 1991 तक दुनिया में दो पोल हुआ करते थे, एक यूएस और एक यूएसएसआर। दोनों में इस बात की होड़ मची हुई थी कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, चाहे डिफेंस में, चाहे वेपन्स बनाने में, या फिर स्पेस में जाने में, या फिर स्पोर्ट्स के मामले में, या फिर दूसरे देशों पर अपनी विचारधारा को थोपने में कि कौन कैपिटलिस्ट विचारधारा थोपेगा, कौन कम्युनिस्ट थोपेगा। इस तरह की होड़ मची रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को अलग अलग प्रकार की टेंशन्स का भी सामना करना पड़ा था। फिर फाइनली 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में विखंडित हो गया, यानी 15 उसके टुकड़े हो गए, और जो सबसे बड़ा देश निकल करके आया वो रशिया था। उसके बाद समय के साथ रशिया में एक नेता उभर के आए और 7-8 साल बाद उन्होंने गद्दी संभाली और उनका नाम था पुतिन। पुतिन लंबे समय तक कभी राष्ट्रपति तो कभी प्राइम मिनिस्टर के रूप में वहाँ काबिज रहे और अभी भी वहाँ पर राष्ट्रपति हैं। पुतिन का एक सपना बताया जाता है कि पुतिन दोबारा से चाहते हैं कि रशिया को अखंड रशिया बनाया जाए या यूएसएसआर बनाया जाए। इसके अलग अलग प्रयास वो करते रहते हैं, कभी यूक्रेन पर, कभी क्रीमिया पर, कभी किसी पर किसी न किसी प्रकार की अथॉरिटी दिखाते रहना। इसी क्रम में रशिया ने अभी यूक्रेन पर जो युद्ध थोपा 2022 में, वो युद्ध रशिया जब चाहे तब खत्म कर सकता है, लेकिन वो अभी तक लंबा खिस्ता चला आया है। और अब हम देख रहे हैं कि उस युद्ध के कई सारे और डायमेंशंस निकल करके आ रहे हैं, जिनमें से एक ताजा डायमेंशन ये है कि कौन दुनिया के देशों को अपने साथ लेकर के चलेगा, कौन दुनिया के देशों को अपने साथ व्यापार में जोड़ेगा, कौन दुनिया के देशों को धमका सकेगा और देश धमक जाएंगे, कौन दुनिया के देशों को यह विश्वास दिला सकेगा कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं, और कौन अपनी सुपीरियरिटी, अपनी पावर का लोहा मनवा सकेगा। रशिया यह जानता है कि अभी वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है और यूएस चाइना के आसपास भी नहीं है, भारत से भी पीछे है। अगर अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम में बेशक भारत से आगे, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो टोटल साइज देखा जाए तो वो भारत से भी पीछे है रशिया। लेकिन रशिया ये जानता है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। डिफेंस के अलग अलग चीज़ें वो बनाता है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में पहली बार बनाई हैं। मेडिसिन में वो आप बहुत आगे है, स्पेस में बहुत आगे है। यानी कि टेक्निकली अगर किसी देश को अपने साथ लेना चाहे या किसी देश को अपने पर निर्भर कराना चाहे रशिया, तो वो करा सकता है, और भारत काफ़ी चीज़ों में रशिया पर निर्भर भी है। दूसरा, रशिया एक चीज़ जानता है कि डिफेंस या वेपन्स ऐसी चीज़ें हैं जो यूएसए से भी बेहतर वो बना सकता है और बना भी रहा है, यानी यूएसए को इस क्षेत्र में मात दी जा सकती है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि रशिया ने या पुतिन ने जो पिछले 2-3-4 दिनों में अनाउंसमेंट किए, उनमें अलग अलग मिसाइल्स, अलग अलग इस प्रकार के वेपन्स को दर्शाया गया जो शायद दुनिया में पहले हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा करी थी उसमें हमने आपको बताया था कि रशिया ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी कि इसके अंदर जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर एनर्जी का ही है। अनलिमिटेड टाइम के लिए ये उड़ सकती है, अनलिमिटेड दूरी को तय कर सकती है। हालांकि इसने 15 घंटे तक अपनी फ्लाइट रखी और 14,000 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी, और बताया जाता है कि इसकी जो लिमिट है इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अभी तक लोग कह रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लग सकता, लेकिन क्यों नहीं लग सकता, लगाया जा सकता है, इसमें कैपेसिटी है। तो ये बुरेवेस्निक नाम की जो इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण किया, इससे पूरी दुनिया एकदम चकित रह गई कि भाई रशिया ये सब क्या कर रहा है। जब तक इसकी खबर शांत हो नहीं पाई थी, इतने में खबर आती है कि साहब एक अनमेंड ये एक तरीके से ड्रोन है जिसका टेस्ट किया गया है पानी के अंदर। ये पानी के अंदर चलता है, लगभग समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाकर के ये चल सकता है, लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है, और ये भी न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी कि परमाणु फ्यूल के साथ ये चलता है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इसमें इतनी ताकत है कि ये चाहे तो सुनामी ला सकता है जिस भी क्षेत्र में ये होगा, और ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। और ये ऐसा वेपन है जिसे कोई भी डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता, ऐसा दावा है रशिया का। रशिया इस वेपन को, देखिए ये कहाँ गया, हाँ,
ये जो वेपन है इसको रशिया 2015 से खबरें आ रही हैं कि बनाने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग चरणों में इसकी खबरें आती रहीं। कभी बताया गया कि ये बन रहा है, कभी बताया गया कि बन चुका है। फिर फाइनली 2018 में पुतिन ने खुद अनाउंस किया कि हम इस तरह का एक वेपन बना रहे हैं। फिर बताते हैं 2020 से 23 के बीच में बड़ी क्वांटिटी में ये बनाए गए, टेस्ट भी किया गया और फाइनली अब इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। इसका जो नाम रखा गया है वो है पोसाइडन। पोसाइडन इसका नाम है और इस तरह का न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके चलने वाला ये जो अनमेंड अंडर वाटर ड्रोन है ये केवल रशिया के पास है। अच्छा, अंडर वाटर ड्रोन या अंडर वाटर मिसाइल भी कह सकते हैं इसे। इस तरह की मिसाइल और भी देशों के पास है, चाइना के पास भी है, यूएस के पास भी है, यूरोप के पास भी है, लेकिन ये न्यूक्लियर वाली केवल रशिया के पास है अभी तक जो खबरें आई हैं। बाकी अगर किसी और के पास हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अभी तक मेरे को ऐसा कुछ जानकारी मिली नहीं है। तो आप कह रहे होंगे कि ठीक है, रशिया ने एक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर ली या अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट कर लिया, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। परमाणु परीक्षण जिस पर लंबे समय से ब्रेक लगा हुआ था, जिस पर लंबे समय से दुनिया में एकदम शांति छाई हुई थी कि कोई भी देश किसी परमाणु परीक्षण को कर नहीं रहा था, अब एक नई रेस स्टार्ट हो गई है जिसमें रशिया ने 2 वेपन्स ऐसे दिखा करके यूएसए को उत्तेजित कर दिया है कि आप भी इस तरह का कोई न्यूक्लियर टेस्ट करिए। तो ट्रंप ने घोषणा करी है कि मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन अब मुझे भी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। यूएसए ने आखिरी बार जो किया था वो 1992 में किया था और रशिया ने जो आखिरी बार किया था वो 1990 में किया था। भारत और पाकिस्तान ने जो आखिरी बार किया था वो 1998 में किया था। उसके बाद से किसी ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया सिवाय नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया ने 2006 में किया, 2009 में किया, 2013 में किया, 2016 में किया, 2017 में किया और खबरें आई 2018 के आसपास भी कि वहाँ पर कुछ इस तरह का डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। और अभी 2025 में भी यूएस की एजेंसीज ने पता किया है कि ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जिससे कि न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सके, नॉर्थ कोरिया वाले। तो वो एक अलग ही देश है, उस पर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी बात ना करें अगर, तो बाकी किसी देश ने 1998 के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। यूएसए ने 1992 में किया था, उसके बाद ही अब करने जा रहा है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का कहना यह है कि जब मैं पिछले कार्यकाल में था तब मैंने कई सारी ऐसी चीज़ों को नरम कर दिया था, कई ऐसे लॉज, कई ऐसे कानून को नरम कर दिया था और कई ऐसी सुविधाओं को बढ़ाया था जिससे कि हम इस न्यूक्लियर टेस्ट को कर सकें, इसलिए अब हम उस चीज़ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक चीज़ पर गौर करना, पुतिन ने ये जो पानी में चलने वाली मिसाइल का जो ये परीक्षण है या जो डिप्लॉयमेंट है, ये 2025 में डिप्लॉयमेंट किया है, यानी कि उसे डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? 2015 से। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ये सब व्यवस्थाएं मैं कब से कर रहा हूं? पिछले कार्यकाल से, 2017 से 2021 के बीच में जो उनका कार्यकाल था। ठीक है जी। यानी कि आज जो आप देख रहे हैं दुनिया में होता हुआ, पता चल रहा है कि इसका कार्यक्रम पिछले 7-8 साल, 10 साल से चल रहा है। ये दुनिया के बड़े बड़े देश कोई भी गेम खेलते हैं तो वो गेम 10 साल, 20 साल, 30 साल आगे का सोच के खेलते हैं। पुतिन आज जो काम कर रहे हैं 2025 में या 2022 में जो यूक्रेन पर हमला किया, इसकी योजना शायद वो 2010 में या 2012 में ही बना चुके होंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा, मैं ऐसा करूंगा। जियोपॉलिटिक्स ऐसे चलती है। जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती कि अरे ट्रंप ने मोदी जी के बारे में ऐसा कह दिया, अब मोदी जी क्या कहेंगे। जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती कि अरे भारत ने तो कुछ किया ही नहीं। क्या पता भारत कुछ कर रहा हो जो 10 साल बाद आपको समझ में आए। तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स चलती है, जितना कि हम समझ पा रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट करना अलाउ है, कोई भी कर सकता है? नहीं, ये दुनिया की एक ऐसा विडंबना है जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास हैं? सबसे ज्यादा ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास हैं, लेकिन दुनिया की अलग अलग लिस्ट को जब मैंने देखा, या जितना पता है, कि सबसे ज्यादा रशिया के पास है। कुछ आंकड़े कहते हैं कि 5449 के आसपास है, कुछ आंकड़े कहते हैं कि 5700 के आसपास है और कहीं कहीं 6000 से भी ज़्यादा बताए जाते हैं। वो आंकड़ा डिफर करता है, बट सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, फिर यूएस के पास है, चाइना, फ्रांस, यूके, फिर इंडिया के पास है। अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के पास ज़्यादा हुआ करते थे, इंडिया के पास कम थे, लेकिन अब इंडिया के पास ज़्यादा हो गए। टेस्ट करना अलग बात है, जो टेस्टेड है उसके कई सारी वैरायटी बनाना अलग बात है। तो वैरायटी तो आप 180 हमारे हैं, हो सकता है 1800 बना लें, लेकिन टेस्ट का मतलब है कि एक नई तरीके का एक नया बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नया रिएक्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं, टेस्ट करना अलग बात होती है। तो ये एक आपको आइडिया लग गया कि रशिया यहाँ पर सुप्रीमेसी को हासिल किए हुए है। कहाँ गया ये? हाँ, इसके बाद अब क्या दुनिया इस तरह से टेस्ट कर सकती है
क्या दुनिया इस तरह से हथियारों को तैयार करके अपने पास रख सकती है? तो उसके लिए दो ऐसी ट्रीटीज आई हुई हैं जो दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने या उनको बांटने से रोकती हैं। एक आई हुई है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये 1996 में प्रस्तावित हुई थी। अच्छा, ये अभी तक लागू नहीं हो पाई है। लोग इस भ्रम में रहते हैं कि लागू हो चुकी है, लागू नहीं हो पाई है। 1996 में इस पर साइन किया गया है कई देशों के द्वारा, लेकिन उनमें से ज़्यादातर देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आज मोदी जी कहीं दुनिया की किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं और वहाँ पर कई सारे देश आए हुए हैं और सभी देशों ने कहा कि आप सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं, CTBT के लिए तैयार हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ हम तैयार हैं, भारत की तरफ से हम साइन कर रहे हैं, हम तैयार हैं। तो ये साइन करना हो गया, लेकिन अकेले मोदी जी तो डिसीजन ले नहीं सकते। जो आपने साइन कर दिया है, आप जब भारत वापस आएंगे, यानी मोदी जी सरकार जब भारत वापस आएगी, तो पार्लियामेंट से इसको पास कराना पड़ेगा। मोदी जी बोलेंगे कि मैं फलाने देश में गया था, वहाँ पर इस संधि पर साइन करके आ गया हूँ, अब इसे पार्लियामेंट से पास करा लो, तो ये माना जाएगा कि भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। इसे कहता है रेटिफिकेशन। तो इस तरह से कई देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया हुआ था, तो अभी तक ये लागू नहीं हो पाई है। हालांकि भारत भी CTBT पर कोई हस्ताक्षर करके नहीं आया था, भारत इस चीज़ में नहीं मानता। ये कहती है कि कोई भी देश दुनिया का न्यूक्लियर वेपन नहीं टेस्ट करेगा, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर टेस्ट को रोकती है। ठीक है, क्या लिखा है? न्यूक्लियर टेस्ट बैन, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती है। जो ये USA करने की कह रहा है उसको बैन करती है। आप कहोगे भारत ने साइन क्यों नहीं किए? भारत ने साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि भारत जानता था कि हमारे बगल में पाकिस्तान परमाणु देश है, ऊपर चाइना परमाणु देश है, तो दो परमाणु पड़ोसियों से घिरे हुए हम अगर इस पर साइन कर दें तो इसका मतलब हम तो कभी परमाणु बम या परमाणु सुविधा बना ही नहीं सकते अपने लिए, और अगर हम अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएंगे तो इन दोनों से सिक्योर कैसे हो पाएंगे? तो इन दोनों से सिक्योर होने के लिए हमने वेपन्स बनाए थे या टेस्ट किया था, और हमने ये भी कहा था कि हम कभी भी इसका पहला उपयोग नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को हम मानते हैं, और दुनिया ने इस चीज़ को स्वीकारा कि हाँ भारत ऐसे दुश्मनों से घिरा हुआ है कि भारत के पास भी ये वेपन होना चाहिए, और दुनिया ने यह भी माना कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, भारत कभी सामने से हमला नहीं करेगा, हम इस बात पर मान सकते हैं। तो एक तो ये है जो टेस्ट करने से रोकती है आपको। तो जाहिर सी बात है जब अस्तित्व में ही नहीं आ पाई है तो USA वगैरह इसे क्यों माने? ठीक है, इसमें कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, अब मैं इसको क्या एक एक को समझाऊं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसमें अगर कहीं लाइन दिख जाए वो वाली कि भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, चलो इसमें नहीं है। एक होती है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, NPT बोलते हैं इसे। इसका मतलब ये होता है कि आपने न्यूक्लियर वेपन अगर बना लिए हैं तो इन्हें आप नष्ट कर दीजिए, और जो नष्ट नहीं करेंगे वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे किसी को बांटेंगे नहीं। हुआ ये था 1968 में इसको प्रस्तावित किया गया था कि भाई सब लोग साइन करो, इस तरह का अब हम लेकर के आएंगे जिससे कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को अब ज़्यादा ना बनाए, और जिसके बन गए वो नष्ट करें, क्योंकि दुनिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री बना दिया जाए। लोगों ने कहा बढ़िया विचार है। फिर 1968 में साइन हुआ और 1970 में ये अस्तित्व में आ गई। जब ये ट्रीटी अस्तित्व में आई तो इसमें एक क्लॉज था, स्टार मार्कर के नीचे एक लाइन लिखी थी कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले बना लिए हैं वो नष्ट नहीं करेंगे, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं उन सभी देशों को अपने न्यूक्लियर वेपन्स नष्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो बड़ा ही भेदभाव वाली बात है। अब जब लिस्ट उठा के देखी गई कि भाई 1967 से पहले किसने बनाया है, तो पाया गया कि 5 देशों ने बना रखा है, US, USSR, चाइना, UK, फ्रांस। मतलब ये अपने पास बनाए रखे हैं, बाकी दुनिया नष्ट कर दे, ये दुनिया के चौधरी बनना चाह रहे हैं। तो भारत ने कहा ये तो बिल्कुल भेदभाव है, हम नहीं करते साइन। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया। भारत ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, बाद में इजराइल ने भी नहीं किया, इस पर साउथ सूडान ने भी नहीं किया, इस तरह के कई देशों ने नहीं किया, और फिर नॉर्थ कोरिया ने पहले किया था, फिर हट गया वहाँ से। तो हम भी इसके भी सदस्य नहीं हैं। अब जिन देशों ने यह बना लिया था उनको नष्ट करना था 1967 के बाद जिन्होंने बनाया था, और जिन्होंने 1967 से पहले बनाया था उनको ये सुनिश्चित करना था कि वो इसको किसी को बांटेंगे नहीं, और ये भी सुनिश्चित करना था कि उनके पास जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका अब उपयोग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए किया जाएगा, बम बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन कौन इसको मानता है? उसके बाद जाने कितने देशों ने कर डाला टेस्ट, हम सब जानते हैं इस बात को। तो मैं उम्मीद ही समझा पाया हूँगा कि ये क्या चीज़ थी। फिर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये किस तरह से सुनामी क्रिएट करने वाली मिसाइल टाइप की इन्होंने बनाई है। इसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए हैं, उस पर मैं आऊँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जिससे कि डिस्कशन पूरा हो जाएगा। ये देखिए, दुनिया में अभी जो आप धीरे धीरे चीज़ें देख रहे हैं, डेली न्यूज़ देख रहे हैं, क्या सुनने में आ रहा है आपको? आपको एक चीज़ सुनने में आती है कि USA के ट्रंप ने धमकी दी, फिर आपको सुनने में आती है कि रशिया से तेल लिया,
या धमकी दी कि रशिया से जिसने तेल लिया उसके साथ ऐसा कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। यानी कि डेली आप देख रहे हो न्यूज़ में यूएसए रशिया, यूएसए रशिया, यूएसए रशिया ही रह रहे हैं। धीरे से कभी कभी न्यूज़ आ जाती है इंडिया की और चाइना की। यही रशिया चाहता है। रशिया ये जानता है या जानता था कि कभी ना कभी ट्रंप वापस लौट के जरूर आएगा। और रशिया का जो राष्ट्रपति पुतिन है वो खुद केजीबी का एजेंट रहा है, तो उसको पता है साइकोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है। पुतिन ने वो बिसात बिछा रखी है कि ट्रंप को कैसे कैसे कहां कहां फंसाना है, उससे क्या क्या बयान दिलवाना है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप जो काम आज यूएसए के लिए कर रहे हैं, टैरिफ लगाना, देशों को धमकाना, जिससे देश अपने ट्रेड को डाइवर्ट कर दे रहे हैं, इससे अंत में नुकसान यूएसए को ही होगा। ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति भी कह चुकी हैं। तो ये बात एक लेमैन को भी समझ में आ रही है कि जिस तरह की पॉलिसी अभी ट्रंप अपना रहे हैं, यूएसए अब धीरे धीरे गर्त में जाना है। जिस तरह से पूरी दुनिया में गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, कुछ बड़ी अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग ये नहीं समझ पाते कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी, कौन सी करेंसी नीचे जाएगी। तो लोग करेंसी या करेंसी पर डिपेंड होने के बजाय वो गोल्ड खरीद लेते हैं। तो जब गोल्ड ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं लोग, तो गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं। तो गोल्ड के दाम बढ़ने लग गए, आप भी समझ रहे हैं। इनके टैरिफ के बाद जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई, तो देशों को लगा कि यार ये अच्छा मौका है, ये टैरिफ लगा ही रहा है, क्यों ना अपने ट्रेड को डाइवर्ट कर लो। भारत ने डाइवर्ट कर लिया। भारत ने बोल दिया भाई जब तुम टैरिफ बढ़ा दोगे तो हमारा माल तुम्हारे यहाँ बिक नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है अब हम तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढना पड़ेगा, किसी और को बेचेंगे। तो भारत को अच्छा मौका मिल गया, चाइना को अच्छा मौका मिल गया, देशों को मौके मिल रहे हैं कि परिस्थिति है, मौका उठा लो, फ़ायदा उठा लो। ठीक है, ऐसी ही परिस्थिति का फ़ायदा उठा रहा है रशिया। रशिया ये जान रहा है कि जिस तरह से यूएस बिहेव कर रहा है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, ऐसी स्थिति में अगर मैं अपने उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स को यह विश्वास दिला दूं कि भाई इसका विकल्प मैं हो सकता हूं, तो मेरे साथ अच्छी डील हो सकती है और आने वाले समय में मैं दुनिया में एक नया पोल बन सकता हूं जिस पर दुनिया के देश विश्वास कर सकते हैं। तो ये वही वाला खेल हो रहा है जो 1945 से 1990 तक या 1991 तक हुआ था, कोल्ड वॉर वाला, कि देशों को आकर्षित करो, या तो यूएस अपनी तरफ आकर्षित करेगा या यूएसएसआर अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहां पर रशिया करने का प्रयास कर रहा है, हर उस देश को अपनी तरफ आकर्षित जो यूएसए से छिटक रहा है। रशिया यहां पर अपनी ताकत का फायदा नहीं उठा रहा, यूएसए के कमजोर होने का फायदा उठा रहा है। इसलिए दुनिया को रशिया ये बता रहा है कि देखो हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, ये वाली हमारी सबमरीन है, या ये वाला हमारा ड्रोन है, ये वाली हमारी मिसाइल है, सब देखो न्यूक्लियर एनर्जी चल रही हैं। देखो यूएसए कितनी धमकी दे रहा है, लेकिन फिर भी हम तेल बेच रहे हैं। उस रशिया ने विद द टाइम दोस्त ऐसे कमाए इंडिया और चाइना जैसे कि वो अभी भी उससे तेल खरीद रहे हैं। वो दुनिया को दिखा रहा है रशिया कि देखो यूएसए इंडिया को कितनी धमकी दे रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया हमसे तेल ले रहा है और हम बेच रहे हैं। इंडिया जानता है कि हमको जहाँ से फायदा होगा वहाँ से लेंगे। चाइना देखो हमसे ले रहा है, दुनिया के अन्य देश हमारी बातों में विश्वास कर रहे हैं, ईरान हमारी तरफ है। इस तरह से रशिया अपना एक ब्लॉक बनाते हुए यूएस और उसके एलाइज को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो हम एक उभरता हुआ ब्लॉक हैं, एक उभरता हुआ पोल हैं। जिस तरह से यूएस और यूरोप मिलकर के दुनिया को धमकाते थे या दुनिया को हाँकते थे, अब दुनिया एक नए पोल की तरफ आकर्षित हो रही है जिसमें इंडिया, चाइना और रशिया हैं। यहां पर इन दोनों का स्वार्थ एक दूसरे से टिका हुआ था, दोनों एक दूसरे के ए बी पार्टनर थे। आज अगर यूरोप के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ट्रंप बुला के हड़काना चाहे तो हड़का देता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। यहां बराबरी की बात है, ये ज़्यादा अच्छा ब्लॉक है, ये ज़्यादा सम्मान देने वाला ब्लॉक है। दुनिया ये देख रही है, दुनिया ये देख रही है कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी यहाँ है। 150 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़ तो यही हो गए, 15 करोड़ ये, 315 करोड़ तो यही हो गए। ये कहाँ से इतना छुएंगे? ये गरीब देश जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, इनको भी ये देश पूछ रहे हैं। इसलिए भारत ने G20 में बोला था कि अफ्रीकी यूनियन को भी G20 का हिस्सा बनाओ। तो ये एक सही मौका लग रहा है रशिया को कि यूएसए को पटकनी दे दो और यूएसए के जितने भी छटकते हुए पार्टनर्स हैं अपनी तरफ कर लो। इसी में जहां जहां मौका चाइना को मिल रहा है, चाइना भी खेल खेल रहा है। चाइना भी दुनिया को विकल्प दिखा रहा है कि देखो मैन्युफैक्चरिंग हब तो मैं हूं, तुमको क्या मिल रहा है यूएस से। वही भारत भी दिखा रहा है कि तुम ये मत सोचो कि भारत कुछ नहीं है। देख लो ये जोहो ले आए हम, अराताई ले आए हम, वैक्सीन हमने बना ली थी, न जाने कितने सेक्टर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो भारत भी उभरता हुआ विकल्प उन देशों के लिए बन रहा है जो भारत के विशेष तौर से एक्सटेंडेड नेबरहुड है या ईस्ट या वेस्ट में पड़ते हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है दुनिया में।
अगर रशिया इस तरह से न्यूक्लियर परीक्षण ना करे तो देशों को विश्वास कैसे होगा कि अमेरिका का भी कोई बाप बैठा हुआ है। असली डर तो हथियारों का ही है कि अमेरिका आक्रमण कर देगा। जैसे वेनेजुएला को डर लग रहा है कि अमेरिका कहीं आक्रमण ना कर दे। अभी वेनेजुएला के साथ जाके रशिया खड़ा हो जाए, एकदम दम आ जाएगी वेनेजुएला में, और वेनेजुएला को विश्वास ही हो जाएगा कि रशिया तो यार न्यूक्लियर पावर्ड चीज़ें बना रहा है आजकल। इस तरह से खेल खेला जाता है। इसी क्रम में आप देखिए, जब अच्छा, ट्रंप भी धीरे धीरे समझ रहा है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरे हाथ से निकल जा रही हैं। ट्रंप ये जानता है कि दुनिया के उन देशों पर अपना दबदबा बनाना चाहता है जहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हों। जैसे अफगानिस्तान पर इसकी बुरी नज़र क्यों है, वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, बलूचिस्तान में मिलते हैं, सेंट्रल एशिया में मिलते हैं। तो ट्रंप को यह पता है कि मैं यहाँ जाकर के उन मिनरल्स को निकालूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन अभी दुनिया में जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करने वाला प्रमुख देश है वो चाइना है, और चाइना ने उन सप्लाईज पर कुछ कुछ तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं चाइना से भी डील नहीं कर पाऊंगा तो वो हमें नुकसान होगा हालिया तौर पर। तो इसलिए ट्रंप पहुंचा चाइना और चाइना से करी इसने डील कि भाई चलो कुछ डील करते हैं। कुछ हल्की फुल्की डील इनमें हल्की फुल्की बनती दिखी है। ट्रंप ने चाइना पर 57% टैरिफ लगा रखे थे, जिन्हें घटा के 47% कर दिया। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या करता है, आपको बताएगा कि ये साड़ी 1000 रुपये की है और फिर कह देगा इस पर हम 20% डिस्काउंट देते हैं। तो आपको लगेगा ओहो हो 20% डिस्काउंट। अब आपको क्या पता कि वो सस्ती ही थी। खैर, तो इन्होंने कहा कि हम टैरिफ कम कर दे रहे हैं। चाइना ने भी कहा कि ठीक है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई में कुछ बाधाएं हमने लगा रखी थी उनको थोड़ा सा कम कर देते हैं। साथ ही इधर भारत और बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि यहाँ भी गुजराती बैठे हुए हैं। भारत लंबे समय से अमेरिका से बात कर रहा है कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड डील करने को तैयार हैं। उस ट्रेड डील में किसी तरह का कोई अभी तक के कंक्लूजन निकल के नहीं आ पा रहा है। अमेरिका अपनी जिदों पर अड़ा हुआ है, हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन हमारी जिद में एक बड़ी जिद ये है जो हमने अभी अमेरिका से मनवा ली है जी। वो जिद मैं आपको दिखाऊं, वो है चाबहार पोर्ट का सैंक्शन से थोड़ा सा मुक्ति पाना। हुआ ये था कि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर निवेश किया हुआ था लंबे समय से, लेकिन हम यहाँ पर विकास कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन समय समय पर जिस हिसाब से यूएस में राष्ट्रपति आते रहे, कभी कोई ईरान पर सैंक्शन लगा देता था तो कोई हटा लेता था, कोई हल्का कर देता था तो कोई और तगड़े सैंक्शन लगा देता था। तो इस वजह से यूएस के सैंक्शंस की वजह से हमारा इस पोर्ट का काम थोड़ा बाधित हो रहा था। कभी चल रहा है रुक रहा है, चल रहा है रुक रहा है, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। हम ये जानते थे यहाँ ग्वादर पोर्ट है जिस पर चाइना अपना पूरा सीपैक बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ होने से फिर हम ईरान में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में भी जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हैं, यहाँ से सेंट्रल एशिया जा सकते हैं और फिर सीधे रूस भी जा सकते हैं। और कोई तरीका भी नहीं जाने का। और कैसे जाओगे, पाकिस्तान जाने नहीं देगा, ये पीओके भी पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है, बाकी तीसरा रास्ता यही बचता है। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा ज़रूरी था। हमने कहा चलो ठीक है, जैसे तैसे। अब पिछले कार्यकाल में जब ट्रंप आए हुए थे तो उन्होंने भारत को इस बात की छूट दी हुई थी कि मैं आप ईरान पर तो सैंक्शन लगा रहा हूँ, लेकिन भारत आप इस पर अपना काम चला सकते हैं। लेकिन इस समय तो ट्रंप बिल्कुल सिरफिरे हो गए। तो इस बार हुआ ये कि पिछले साल की बात है, हमने ईरान से डील करी थी कि ये चाबार पोर्ट पर हम निवेश करेंगे लगभग $370 मिलियन का अगले 10 साल तक। ईरान ने कहा ठीक है। हमको भी लगा कि चलता रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या पता थी ट्रंप सरफिरे हो जाएंगे। ट्रंप ने आते ईरान पर इतने सैंक्शंस लगा दिए और चाबार पोर्ट पर भी सैंक्शन लगा दिए कि यहाँ पर जो भी कंपनीज काम कर रही है सबको सैंक्शंस लगाए जाते हैं, और जो भी ईरान में निवेश करेगा, चाबार पोर्ट पर निवेश करेगा, उस पर भी सैंक्शन लग जाएंगे। हमने कहा ये अच्छी एक आफत आ गई। अब हमको ये था कैसे भी करके इसमें थोड़ी सी छूट पाओ। लंबे समय से हम डील कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। तो फाइनली हमें इसमें 6 महीने का एक वेवर मिल गया है, यानी 6 महीने की छूट मिल गई है कि भाई भारत को अतिरिक्त 6 महीने की छूट दी जाती है कि आप यहाँ पर अगले 6 महीने तक काम कर सकते हैं। अब 6 महीने बीते हैं तो उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है, तब तक तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। और ये बात हुई है ट्रेड डील पर कोई ना कोई कंक्लूजन निकालने के एवज में। हमने कहा है कि हम ट्रेड डील में आगे बढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पहले चाबार पोर्ट हमें दे दीजिए या इस पर काम करने दीजिए। तो उसने कहा ठीक है। आगे ये ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ कम कर दिया, वो मैंने आपको बताई दिया, 57 से 47 हो गया। साउथ कोरिया में मीटिंग हो रही है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, रशिया कोल्ड वॉर याद कीजिए, वेपन्स में होड़, स्पेस में होड़, स्पोर्ट्स में कंपटीशन, वैक्सीन्स में कंपटीशन, किस देश पर प्रभाव इस बात का कंपटीशन, इंजन बनाने में कंपटीशन, न्यूक्लियर आर्म्स बनाने में कंपटीशन, यही सब तो था।
ये मैंने अभी रशिया और यूएस में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि कौन सा देश किसको अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में रशिया और भारत ने एक पैक्ट और साइन कर लिया जिससे यूएसए जल रहा है। हुआ ये है, देखो कुछ लोग आपको ये बता रहे होंगे कि भारत यूएसए से डर गया, देखो यूएसए ने सैंक्शंस की धमकी दी तो भारत ने रशिया का तेल लेना बंद कर दिया। उधर ट्रंप भी इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने रशिया की जिन कंपनीज पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, भारत ने उन्हीं कंपनीज के साथ डील करी है कि अब वो कंपनी भारत में HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एयरक्राफ्ट बनाना सिखाएंगे या एयरक्राफ्ट बनवाएंगे और अब भारत में ही एयरक्राफ्ट बना करेंगे। यानी कि अभी जितने भी आप एयरक्राफ्ट देखते हो, जैसे आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में विमान में बैठ के जाते होगे, या तो इंडिगो में जाते होगे या एयर इंडिया में जाते होगे या स्पाइस जेट में जाते होगे या और किसी में जाते होगे, तो ये तो वो हैं कंपनीज जो आपको ट्रैवल करवा रही हैं। लेकिन जिस एरोप्लेन में आप बैठ रहे हो वो एरोप्लेन कहीं और से बन के आता है, उस पर तो बाहर इंडिगो का लेबल लगा दिया जाता है। ये जो एरोप्लेन बन के आता है ये या तो यूएस की बोइंग कंपनी बनाती है या फ्रांस की एयरबस बनाती है, ज़्यादातर वहीं के आते हैं। अभी आपने देखा था कि वो एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, वो जो विमान बन के आया था वो बोइंग का था। और दुनिया में बोइंग के ये क्रैश वगैरह आजकल बहुत देखे जा रहे हैं। भारत को ये भी पता है कि कल को मान लो यूएस भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर बनाना चाहे या भारत को किसी तरह से या सरकार को किसी तरह से अंडरमाइन कराना चाहे तो इस तरह की चीज़ों में भी कुछ गड़बड़ियाँ कर सकता है। तो हम अब यूएस और फ्रांस से छुटकारा पाते हुए, फ्रांस से भी नहीं लेंगे, हमने रशिया से पैक्ट साइन किया है और उनकी यूएसी और हमारी HAL दोनों मिलकर के अब भारत में SJ-100 नाम के जेट्स बनाएंगे जिसमें करीब करीब 100 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और ये केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। SJ का मतलब है सुखोई जेट, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूं तो इस तरह का है, छोटा विमान है, बहुत बड़ा नहीं है, 100 लोग बैठ सकते हैं और 3000 से 4500 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में तय कर सकता है, जो कि भारत का इतना ही है। तो भारत में अब ये विमान इंडिजिनियसली बनेंगे। अच्छा, भारत पहले भी बनाया हुआ है विमान, 40 साल पहले बनाया हुआ है, उसके बाद से बनाया ही नहीं था। लेकिन अब जब भारत में बनेंगे तो एक मेक इन इंडिया की तरफ हम यहाँ भी बढ़ेंगे रशिया की मदद से। तो यहाँ किसकी मदद है? रशिया की। अब आप देख लीजिए, तेल के मामले में विकल्प रशिया, इसमें रशिया, एयर डिफेंस सिस्टम रशिया, वेपन्स में रशिया, बहुत चीज़ों में रशिया आगे आ रहा है। बस रशिया यही चाहता है, ऐसे ही दुनिया में उसका प्रभाव बढ़ेगा। तो ठीक है, अभी हमें ज़रूरत है, कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। अभी हम नहीं हुए हैं, बहुत चीज़ों में कमी है, धीरे धीरे हो रहे हैं, सहयोग से हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम रशिया से ही खरीदेंगे। हमने कहा यहाँ आओ, हमें सिखाओ, हमें हमारी फैक्ट्री में बनाओ, हम फिर खुद बनाया करेंगे। तो ये हमारे को और ज़्यादा एम्पावर ही करता है, कोई लेज़ी नहीं बनाता, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया में दो ध्रुव इस समय काम कर रहे हैं और अपनी अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। इसलिए नहीं कि किसी पे हमला करें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि बाकी देशों को विश्वास दिलाया जा सके कि अगर ये ना सही तो ये सही। बाकी अब कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।